गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 9 दूर देश के साथ संपर्क। भारत के दक्षिणी भाग में 3 महत्वपूर्ण राज्य चोल, पांड्य और चेर उभर कर आए। इन तीनों राज्यों ने एक जहाज़ों का बेड़ा निर्मित किया और अन्य देशों के साथ व्यापार को प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संगम काल। संगम काल क्या है? संगम काल वह युग है जिसमें संगम साहित्य की रचना हुई। किसकी संगम साहित्य की रचना हुई? साधारण रूप से संगम काल को 500 ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अब संगम साहित्य क्या है? इन राज्यों के बारे में हमारी सूचना ये मुख्य स्रोत इस काल में रचित संगम साहित्य की इन राज्यों के बारे में हमारी सूचना का मुख्य स्रोत है कि जो चोल राज्य हो गए, पांड्य हो गए या चेर हो गए, उनके मुख्य स्रोत के बारे में जानने के बारे में इस काल में हमें पता चलेगा, संगम साहित्य में पता चलेगा। संगम जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ होता है संग। ठीक है, संग का तमिल स्वरूप है। ठीक है, संघ का तमिल स्वरूप है जिसका अर्थ होता है व्यक्तियों का एक संघ। ठीक है, व्यक्तियों का एक संघ अथवा एक सभा को होना है। ठीक है, संघ हो एक सभा का होना, संगम का ये अर्थ होता है। ईसा युग की प्रारंभिक शताब्दी में जब ईसा युग की शुरुआत हुई प्रारंभिक शताब्दी में इन 3 बड़ी सभाएं जिनका संगम कहा गया है पांड्य शासकों के संरक्षण में आयोजित हुई थी। किसके? पांड्य संरक्षण में आयोजित हुई थी। चोल, चेर और पांड्य शासक इस काल में एक दूसरे के साथ निरंतर ही युद्धों में संलग्न रहे। क्या होता था? ये जो राज्य थे एक दूसरे के साथ युद्ध में निरंतर ही युद्धों में संलग्न रहते थे, मिले रहते थे। ठीक है, इस समय भारत के संपर्क में अन्य देशों के साथ संबंध बने। इस काल में क्या हुआ? जो भारत के जो संबंध थे दूसरे देशों के साथ भी बनने लगे, जैसे रोम, श्रीलंका, चीन, मलया, वर्मा, जिसे अब आज के ज़माने में म्यांमार कहा जाता है, इंडोनेशिया इत्यादि, कांचीपुरम, द्वारसपुर, बातापी, अमरावती और सोप्रो इत्यादि मुख्य बंदरगाह थे। ठीक है, उस समय के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। अब तमिल क्षेत्र में महत्वपूर्ण राज्य। अब तमिल क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण राज्य कौन कौन से थे? उपमहाद्वीप का दक्षिणी भाग। जो उपमहाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है अपने लंबे समुद्र तटों के साथ साथ पहाड़ियों, पठारों और नदी घाटियों के लिए भी जाना जाता है। वो किसके लिए? जो दक्षिणी भाग है, उपमहाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? वो लंबे समुद्र तटों के लिए, साथ साथ पहाड़ी और पठारों के नदियाँ हो गई, पठार हो गए, उनके लिए भी प्रसिद्ध था। ठीक है, कावेरी नदी घाटी इनमें सबसे अधिक उपजाऊ थी। जो कावेरी नदी थी ना, जो कावेरी नदी घाटी थी वो उस समय की सबसे उपजाऊ जमीन थी। ठीक है, उपजाऊ थी। यहाँ पर कौन कौन से 3 राज्य रहते थे? जैसे चोल, चेर और पांड्य विद्यमान थे। ठीक है, इस काल का संगम साहित्य इन राज्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। जो इस काल का जो संगम साहित्य है वो ये राज्य हैं इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना है कि इन राज्यों में क्या हुआ, कैसे ये थे, उनके बारे में जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चोल राज्य। चोल राज्य पेनार और बेरलोर नदियों के मध्य स्थित था। चोल राज्य जो था पेनार और बेरलोर नदियों के मध्य स्थित था। चोल शासक 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी तक सत्तारूढ़ रहे। ठीक है, जो चोल शासक थे वो 3वीं शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी तक सत्तारूढ़ रहे, मतलब सत्ता में बने रहे। करिकला चोल शासकों में सबसे बड़े महान शासक था। कौन था? करिकला। वो जो था चोल शासकों में सबसे महान शासक था। उसने बहुत से राज्यों को पराजित किया। उसने क्या करा? जो बहुत से राज्य थे उनको पराजित किया था उसने, जिसमें चेर और पांड्य शासक भी शामिल थे। उसमें जो कहते चेर और पांड्य जो शासक भी थे उसमें सम्मिलित थे कि जिनको इसने करिकला ने हराया था। ठीक है, उन्होंने अपने राज्यों का विकास किया। उन्होंने क्या करा? अपने जो राज्य है उसका विकास किया, उसे बढ़ाता चला गया। ठीक है, अब इसमें है कि करिकला के उत्तराधिकारी सशक्त सिद्ध हुए। जो करिकला के जो उत्तराधिकारी थे वो अशक्त सिद्ध हुए। उनकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। पांड्य राज्य। पांड्य शासकों के प्रशासन का केंद्र मदुराई था। जो पांड्य जो शासक था उसका प्रशासन जो केंद्र था वो कौन था? मदुराई। ठीक है, वह सत्यपुत्रों को पराजित करने में पश्चात सत्तारूढ़ हुए। उन्होंने किनको पराजित करा? सत्यपुत्रों को। ठीक है, सत्यपुत्रों को पराजित किया, उसके पश्चात वो सत्ता में आए। ठीक है, पांड्य शासकों को भी एक लंबा इतिहास है। जो पांड्य शासक है उनका भी एक बहुत लंबा इतिहास था। ठीक है, पांड्य शासक कला और साहित्य में बड़े
उच्च संरक्षक थे। जो पांड्य शासक थे वो क्या था, जो कला हो गई, उनका जो साहित्य उनमें बड़े पारंगत थे, उनका बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, उन्हें ही मदुराई में अपने संरक्षण में विवादों, देखो उन्होंने ही मदुराई में अपने संरक्षण में विद्वानों की एक सभा का आयोजन किया था। ठीक है, किसका, विद्वानों की सभा का एक आयोजन किया था। ठीक है, अब देखो इसमें पढ़ेंगे हम चेर राज्य के बारे में। चेर क्या, चेर राज्य एक क्षेत्र केरल और तमिलनाडु में के क्षेत्रों से मिलकर बना है। किससे, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों से मिलकर बना है। ठीक है, इनके राज्य की राजधानी वाणिज्य थी। इनकी जो राज्य थी, जो राजधानी होती है वो क्या थी, वणजी। अब सबसे प्रसिद्ध चेर शासक नेतुन चेरदान थे। जो उनके सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, नेदुन चेरदान। ठीक है, वो उसके और सेनगुटर थे, ये उनके प्रसिद्ध शासक थे। देखो चेर राज्यों के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संपर्क थे। जो चेर राज्य के जो रोमन साम्राज्य थे, ठीक है, उनके साथ व्यापार संपर्क थे। किससे, रोम के साथ उनके व्यापार संबंध थे। ठीक है, और दूसरी शताब्दी के पश्चात चेर शासकों की शक्ति का तेजी से पतन हो गया। जैसे जैसे दूसरी शताब्दी आने लगी ना, वैसे वैसे उनका जो चेर शासक थे उनकी शक्तियाँ क्या होने लगी, तेजी से उनका पतन होने लग गया। ठीक है, अब हम जानेंगे राजनीति की व्यवस्था कैसी थी। इस काल में राज्य की सर्वोच्च सत्ता हुआ करता था। इस काल में क्या था, जो राज्य ही सर्वोच्च सत्ता हुआ करता था, राज्य के पास ही सर्वोच्च सत्ता होती थी। राज्य को अपने प्रशासन के कार्यों में मंत्रियों के समूह की सहायता प्राप्त होती थी। उस काल में जो मंत्रियाँ होती थी, जो राजा को अपने प्रशासन के लिए, मतलब अपने राज्य चलाने के लिए मंत्रियों की समूह की सहायता प्राप्त होती थी। इस काल में राज्य कई प्रांतों में विभाजित होते थे। उस समय क्या था, जो कई राज्य हो गए ना, प्रांतों में विभाजित हो गए थे, जिनके प्रत्येक राजपाल के अधीन थे। वो क्या, प्रत्येक राजपाल के अधीन हुआ करते थे। ठीक है, राज्य के पास एक विशाल सेना भी थी। सब राज्य के पास एक विशाल सेना भी थी, जिसमें घुड़सवारों, पैदल सैनिक, बैलगाड़ियाँ एवं रथों इत्यादि का समावेश था। ठीक है, इन सब का समावेश रहता था। सबसे प्रमुख राजसभा का स्रोत भूमिकर हुआ करता था। सबसे जो प्रमुख राजसभा था ना, वो स्रोत भूमिकर हुआ करता था। भू राज्यसभा का मूल साधारण, देखो भू राज्यसभा का मूल जो साधारण क्या था, भू द्वारा उत्पादित कुल फसल का 1/2वां हिस्सा। ठीक है, एक 6वां हिस्सा होता था। जो भी वो उगाते थे उसका 1/6वां हिस्सा वो भू राज्यसभा के पश्चात राष्ट्रपति का अन्य साधन चुंगी कर एवं सीमा शुल्क थे।